Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉ के एग्जाम को हम कैसे लिखें, हम पेपर को कैसे लिखें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। आपने अक्सर स्टूडेंट्स को आपस में बात करते हुए सुना होगा कि मेरे को सारा पेपर आता था और मैं सब कुछ पढ़ के भी आया था, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। तो उसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि क्यों आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए जबकि आपको सारा पेपर आता था? तो वो सारा कुछ जो है वो आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करा है। तो आज मैं कुछ वैसी ही टिप्स लेके आई हूं ताकि आप मार्क्स लॉ में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। बिकॉज मैंने बहुत सारे एग्जाम्स चेक किए हैं बच्चों के लॉ के, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं अपने पेपर को लिखने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास आंसर शीट आई है आपको सबसे पहले एक मार्जिन ड्रॉ करना है, लाइन लगानी है। जैसे यहाँ पे लाइन लगा देनी है ताकि आप यहाँ लिख सके कि कौन सा क्वेश्चन जिसका आप आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो मार्जिन अगर आपकी शीट में ऑलरेडी गिवन है, कई शीट्स में तो मार्जिन गिवन ही होता है तो वहां लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां गिवन नहीं है वहां पे आपको एक स्केल से लाइन लगानी होती है, मार्जिन ड्रॉ करना होता है। ओके, अब आ जाओ फर्स्ट पॉइंट क्या है। अगर इफ यू आर स्लो राइटर देन ट्राई टू राइट लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट। क्या होता है, अब जिन स्टूडेंट्स की तो स्पीड अच्छी है, मतलब जिनका एग्जाम पूरा हो जाता है टाइम पे, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे से लिखते हैं और उनका पेपर अक्सर छूट जाता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पहले करिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब हम एग्जाम स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो अगर हम स्लो राइटर हैं तो हम जो है वो छोटे क्वेश्चंस जो है वो उस पर बहुत फोकस लगा के कर देते हैं, उन क्वेश्चंस को जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और उनमें हमें मार्क्स ज्यादा तो मिलते नहीं है, उतने ही मिलेंगे। लेकिन जब तक हम 3 घंटे या 2 घंटे के बाद जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं, तो हम वो लॉन्ग क्वेश्चन को जैसे तैसे करके खत्म करते हैं, बट उसमें वो 100% हम एफिशिएंसी नहीं डाल पाते हैं। तो एक ये भी कारण है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले करेंगे तो उसमें आप अपनी 100% दे सकेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा मार्क्स के होते हैं, तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकोगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा लिख लेते हो, तेज लिख लेते हो और आप थकते नहीं हो, लास्ट में जाके लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, तो फिर आप पेपर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आप स्लो राइटर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस पहले करो। तो लेकिन इसको करने से पहले सपोज अगर आपके पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ओके, तो अगर सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप पेपर में सेक्शन सी लिखो ऊपर। पहले आपको मेंशन करना है कि आप कौन सा सेक्शन कर रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं पता ना कि आप पेपर पीछे से स्टार्ट कर रहे हो। तो सेक्शन सी लिखो और जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो वहां पे लिखो आंसर नंबर। सपोज वो आंसर नंबर 4 है तो आंसर नंबर 4 लिखो और फिर उसका आंसर लिखो। एक चीज का ध्यान रखना, आंसर नंबर गलत नहीं लिखना आपने। मींस अगर आप ऐसे स्टार्ट कर रहे हो तो आंसर नंबर 1 नहीं लिखना, जो क्वेश्चन का नंबर है वही आपको आंसर में देना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राइट केसेस एंड एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम केसेस और एग्जाम्पल लिखना जरूरी है बिजनेस लॉ में। तो अगर आप लॉ के एग्जाम में जितने ज्यादा केसेस, जितनी ज्यादा एग्जांपल्स लिखेंगे आपको मार्क्स उतने ही ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अब आप लोग कहोगे कि बहुत सारे केसेस होते हैं, हम इतने केसेस कैसे याद रखें? तो अगर आप सारे केसेस याद नहीं रख सकते तो कोशिश करिए कि इंपॉर्टेंट केसेस याद रखिए। जैसे कि चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस आप याद रख सकते हो, बेल्फर वर्सेस बेल्फर वाला केस याद रख सकते हो। ठीक है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस आप याद कर सकते हो, मोहरी बीबी वाला आप केस याद कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अगर इनके क्वेश्चन में आप ये केसेस मेंशन नहीं करते हो तो फिर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं होंगे। लेकिन जो कुछ केसेस हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप उनका नाम भूल गए एग्जाम में तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये लिख सकते हो, इन डिसाइडेड केस लॉ इट वाज हेल्ड, तो आप उस केस को बता सकते हो। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप उसे एग्जाम्पल बना के लिख दो उस केस को। ठीक है, मीन्स अगर आपको केस में नाम नहीं पता, रमैया कौन था या फिर चिन्नैया था, या फिर आप नाम भूल गए, तो आप एक्स और वाई भी उसमें ले सकते हो। ठीक है, लेकिन एक गलती कभी मत करना, आप कभी भी अपना केस मत बनाना, ये मत करना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कई बार वो अपना केस बना देते हैं, कोई भी, उनको लगता है कि एग्जामिनर को इतना क्या पता चलेगा, या फिर कई बार वो क्या करते हैं गलत सेक्शन लिख देते हैं कि इतना कहाँ ध्यान होगा एग्जामिनर को। लेकिन
ये चीज का ध्यान रखो कि एग्जामिनर को सारी चीजें याद होती हैं बहुत अच्छे से, तो ये चालाकी बिल्कुल नहीं करनी है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट इज इन केस इफ यू फॉरगेट द केस नेम्स देन राइट द केस बाय गिविंग द हेडिंग। ठीक है, अगर आपको केस का नाम भूल गया है तो आप उसे एग्जाम्पल बना के भी लिख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्राई टू राइट सेक्शन इन लॉ एग्जाम इफ यू फॉरगॉट sections then write according to provision of Indian Contract Act 1872, never write wrong section। अगर आप लॉ के एग्जाम में सेक्शन भूल गए हो, मैं से कोशिश करो कि आप सेक्शन लिखो, जैसे कि मेन डेफिनेशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सेक्शन 10 के अंडर आपकी एसेंशियल्स आती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये सेक्शंस को आप याद रखिए। लेकिन अगर आप भूल गए हैं एग्जाम में तो आप ये लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ये लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये भी करेक्ट होगा। लेकिन जब तक आप 100% सेक्शन को लेके श्योर नहीं है तब तक आप एक सेक्शन मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप गलत सेक्शन लिखोगे तो उससे एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा और आपके मार्क्स काट सकता है। तो ये गलती कभी मत करिएगा कि एग्जामिनर को सेक्शन क्या पता याद हो ना हो, मैं कुछ भी डाल देता हूं, तो ऐसा काम नहीं करना है। गलत सेक्शन नहीं लिखना है, जब तक आप 100% श्योर नहीं हो आपको सेक्शन नहीं लिखना है। लेकिन अगर आप सेक्शन लिखेंगे लॉ में तो आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर होंगे। नेक्स्ट इज if in question it is written define contract, then you have to give definition of contract as per section 2 section H of Indian Contract Act। जब भी आपको लॉ के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन कंसिडरेशन, डिफाइन बेलमेंट, डिफाइन प्लेज, तो आप इस चीज की कोशिश करिए कि आप उसे सेक्शन के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन दीजिए, क्योंकि डिफाइन का मतलब होता है उन्होंने आपसे डेफिनेशन ही मांगी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर, और कोशिश करिए कि वो सेक्शन को भी याद रखिए। ठीक है, और अगर सेक्शन 100% श्योर है तभी लिखिए, वरना मत लिखिए, गलत नहीं लिखना। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन देंगे इस सेक्शन के अंडर, उसमें आप अपना ऐड या फिर डेफिनेशन को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो डेफिनेशन जो वर्ड जहां है वो वैसे ही लिखना है, आपको उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ स्टेटमेंट सम्स ट्राई टू राइट स्टेटमेंट फर्स्ट। मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट सम्स अगर आपको आते हैं, स्टेटमेंट सम्स नहीं, स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पे। अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आ गया ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। मैंने पूरा बताया है कि इस आंसर को आपको लिखना कैसे है। तो देखो आपको कैसे लिखना है इसको ऑल कॉन्ट्रैक्ट, आप पहले तो यही स्टेटमेंट लिख दोगे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, ये ट्रू है स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आप बताओगे, अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दोगे, एग्जांपल दोगे, एग्रीमेंट की डेफिनेशन दोगे, एग्जांपल दोगे, और ये बताओगे कैसे लिखना है इस आंसर को। ये मैंने वीडियो में बताया है इस आंसर को कैसे लिखना है आपको, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। और ऐसे जो स्टेटमेंट सम्स होते हैं इनमें कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आप कंक्लूजन नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। कंक्लूजन में आपको लिखना होता है फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी हैव कंक्लूडेड, या फिर आई हैव from the above discussion it is being concluded that all contract are agreement but all agreements are not contract। तो आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। ठीक है, तो आप वीडियो ये वाली चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज ट्राई टू प्रेजेंट लॉन्ग क्वेश्चन बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम लाइक फ्री कंसेंट। अब देखो, जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जैसे कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है या 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप अगर उसमें पॉइंट्स है तो आप कोशिश करिए कि उसमें एक डायग्राम जरूर बनाए। मैंने फ्री कंसेंट की एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने डायग्राम बना के बताया है आपको। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, इसका लिंक भी ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने प्रॉपर उसमें बताया है कि फ्री कंसेंट का आपको डायग्राम कैसे बनाना है, कि फ्री कंसेंट कैसे होता है, कब कहते हैं हम फ्री कंसेंट नहीं होता है, जैसे क्वेश्चन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, मिस्टेक हो गई, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आप बेटर कोशिश करिए कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन, और ये डायग्राम हमेशा कोशिश करिए लॉन्ग क्वेश्चन में बनाइए। हाँ, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी बना सकते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट में बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप इस वीडियो में, फ्री कंसेंट वाली वीडियो में चेक कर लीजिएगा कि वो डायग्राम किस तरीके का बनाना है। और ये जरूरी नहीं है फ्री कंसेंट में ही बनाना है, आपको जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जैसे किसी के भी पॉइंट्स है, जैसे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड
कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं तो उस पे भी आप डायग्राम बना सकते हो, लेकिन ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में करना है तो उससे आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर होंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर को चेक करता है तो वो डायग्राम से भी समझ जाता है कि आपको तो सारे पॉइंट्स आते हैं, तो आपको वो जो है वो प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी लगती है और आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलते हैं। और कोशिश करिए कि डायग्राम को पेंसिल से ही बनाइए, उसको पेन से नहीं बनाना है, रफ हैंड से मत बनाइए, उसे पेंसिल स्केल से बनाइए, वो ज्यादा आपका स्कोरिंग लगेगा, ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। नेक्स्ट इज ट्राई टू अंडरलाइन विद पेंसिल। या तो आप सेक्शंस जो होते हैं उनको अंडरलाइन करो पेंसिल से, केस नेम को भी अंडरलाइन करो, एग्जाम्पल को भी अंडरलाइन करो, ठीक है। इफ यू आर अलाउड टू यूज अनदर पेन, अगर आपको 2 पेन यूज करना अलाउड है एग्जाम में, वैसे बीकॉम में तो आई थिंक अलाउड होता है, लेकिन आई थिंक सीए फाउंडेशन में नहीं है, उसमें एक ही पेन इंक यूज करनी होती है, या फिर ये आपको पहले पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कोई यूनिवर्सिटी अलाउड करती है कोई नहीं करती है। अगर आपको 2 पेन यूज अलाउड करना मतलब यूज करना अलाउड है, जैसे ब्लू और ब्लैक, तो आप 2 पेन यूज कर सकते हो। जैसे केसेस के नाम आप ब्लैक से लिख सकते हो, एग्जाम्पल की हेडिंग जो है वो ब्लैक से लिख सकते हो, सेक्शन आप ब्लैक से लिख सकते हो। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर जब चेक करेगा तो डायरेक्ट नजर पड़ती है उसकी एकदम से। लेकिन अगर आपको 2 पेन अलाउड नहीं है यूज करना, कि आप एक ही यूज कर सकते हो, तो फिर आप पेंसिल से उसे अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये पहले आपको देखना पड़ेगा आपकी यूनिवर्सिटी में क्या रूल है। ओके, नेक्स्ट इज लीव वन लाइन व्हेन गिविंग द एग्जांपल सो दैट द एग्जामिनर कैन सी प्रॉपरली। जब एग्जामिनर के पास एग्जाम्स आते हैं, पेपर्स आते हैं, तो उसके पास एक पेपर नहीं होता, उसके पास 1000-2000 तक पेपर्स होते हैं और उसे वो चेक करना होता है, ठीक है। तो अगर आप पूरे पैराग्राफ में आपने एक्सप्लेन भी करा है और उसके अंदर आपने एग्जाम्पल भी डाल रखी है, तो उसे टाइम लगेगा एग्जामिनर को देखने में कि एग्जाम्पल है कि नहीं। तो हो भी सकता है कि उसे ना दिखे आपकी एग्जाम्पल, क्योंकि आपने बिल्कुल उसे हाईलाइट नहीं करा है, या फिर उसके लिए जगह नहीं छोड़ी है, लाइन नहीं छोड़ी है, तो मे बी वो सोचे कि आपने नहीं डाली है एग्जाम्पल या नहीं दी है एग्जाम्पल, तो उससे कई बार मार्क्स कट जाते हैं। तो कोशिश करिए कि एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल को अंडरलाइन करिए या फिर उसे हाईलाइट करिए। हाँ, एक चीज और, कभी भी ग्रीन, रेड, पिंक जो ये कलरफुल पेन है ये यूज नहीं करने हैं, कभी भी नहीं, ठीक है। अगर आपको अलाउड है पेन 2 पेन यूज करना तो ब्लैक और ब्लू ही करना है, अगर नहीं अलाउड तो सिर्फ ब्लू या पेंसिल ही आप यूज कर सकते हो अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑलवेज ट्राई टू राइट डिफरेंस इन टी और टेबुलर फॉर्म। डिफरेंस को हमेशा ही टेबुलर फॉर्म में दीजिए। टेबुलर फॉर्म होता है जैसे इस तरीके का, यहाँ पर आपके बेसिस गिवन होते हैं, यहाँ पे आप जो पहला डिफरेंस आपने देना और सेकंड डिफरेंस, जैसे कि मैंने इंडेमनिटी और गारंटी वाला मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने डिफरेंस दिया है इंडेमनिटी और गारंटी का, मैंने जैसे दे रखा है आपको वैसे ही देना है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे बेसिस आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और यहाँ पे गारंटी, आपको टेबल फॉर्म में ही देना है डिफरेंस, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पैराग्राफ में डिफरेंस लिखने लग जाते हैं, तो डिफरेंस को कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना है लॉ में, अगर आपने मार्क्स ज्यादा स्कोर करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जाके आप चेक कर लीजिएगा मैंने कैसे लिखा है, तो इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल क्वेश्चन इन 1 पैराग्राफ। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को एक ही पैराग्राफ में लगातार लिखते रहते हैं एक ही पैराग्राफ में, तो ऐसी गलती कभी मत करिए। अगर आपका आंसर पैराग्राफ में ही आ रहा है तो पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके चेंज करके, जैसे एक पैराग्राफ इतना बना लिया फिर थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि एक साथ अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जैसे ऊपर से लेके नीचे तक जो लिखते ही रहते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो ये भी बहुत नॉन इंप्रेसिव लगता है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन डोंट ट्राई टू राइट द आंसर स्ट्रेट अवे। अगर आपको 15 या 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया है, जैसे कि क्वेश्चन आया है सपोज व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कंसीडरेशन एक्सप्लेन, एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए कंसीडरेशन के और इसे एक्सप्लेन करिए, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसीडरेशन आर। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, देखो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट, तो आप ऐसे ही लिखिए। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कंसीडरेशन क्या होता है, फिर उसकी एक एग्जांपल दो, फिर उसके बाद आप लिखो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसीडरेशन, अगर हो सके तो इसका डायग्राम बना दो क्या क्या एलिमेंट्स है कंसीडरेशन के, फिर उसके बाद एक एक करके एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करो और साथ में एग्जाम्पल देते जाओ। ये तरीका होता है लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट इज यूज लॉ लैंग्वेज इन आंसर शीट। आंसर शीट में कोशिश करिए सिंपल लैंग्वेज मत यूज करिए, लॉ की लैंग्वेज ही यूज करिए। जैसे मैं हमेशा पढ़ाते समय बताती हूँ कि लॉ की लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब मोटिव होता है, लेकिन आप मोटिव वर्ड कभी यूज मत करिए, पेपर में आप यही वर्ड यूज करिए, जैसे एग्रीड,
वर्ड लॉ में यूज होता है जिसका मतलब डिसाइड होता है। परमिशन का मतलब कंसेंट होता है तो कंसेंट वर्ड यूज करिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कभी भी ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मत लिखना, उसका मतलब ब्रेक होता है, लेकिन हमेशा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही लिखना। चेंजेस को हम लॉ की लैंग्वेज में ऑल्ट्रेशन बोलते हैं, तो यही लैंग्वेज यूज करिए, लॉ के वर्ड्स ही यूज करिए, वो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटेल्ड आंसर बट सी द टाइम अवेलेबिलिटी। लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से लिखिए, लेकिन टाइम का भी ध्यान रखिए। ये नहीं कि टाइम इतना ज्यादा एक्सीड हो जाए और आपका मतलब टाइम आपके पास बचा ही नहीं है और आप एक ही क्वेश्चन पे रह गए, तो ऐसा भी नहीं करना है। स्टूडेंट्स हु यूज टू राइट सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक ही लाइन को घुमा फिरा के वही चीज इधर से उधर वही लाइन को दोबारा दोबारा लिखते रहते हैं, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है लॉ के एग्जाम में। हाँ, कई बार हम मैनेजमेंट के पेपर में बच्चे इस तरीके का काम कर सकते हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर में कई बार स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो कभी भी थोड़ा बहुत तो फिर भी चल जाता है। लेकिन अगर आप लॉ के पेपर में ऐसा करेंगे, एक ही बात को घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से लिखोगे, तो उससे एग्जामिनर बहुत इरिटेट होता है और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, मतलब ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के कुछ भी लिखते रहो, तो वो ठीक नहीं लगता है। नेक्स्ट इज इफ यू आर स्लो राइटर देन ट्राई टू अवॉइड द लेंथी क्वेश्चंस। अगर आप स्लो राइटर हो, ठीक है, ये सिर्फ स्लो राइटर के लिए है, तो जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि हम कब कह सकते हैं कि कंसेंट फ्री नहीं होता है, तो ये एक बहुत लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है, मिस्टेक आता है, मिसरिप्रेजेंटेशन आता है, ठीक है, और आगे फ्रॉड आता है। तो ये जो अलग अलग पॉइंट्स है ना, क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत बड़ा है, फ्रॉड भी बहुत बड़ा है, तो अगर आपको सारा ही लिखना है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अगर इसके अगेंस्ट आपको कोई और क्वेश्चन आता है जो इतना बड़ा नहीं है, इतना लेंदी नहीं है, तो कोशिश करिए वो वाला क्वेश्चन करिए। लेकिन अगर आपको उसके अगेंस्ट कोई नहीं आता है, फ्री कंसेंट ही आता है, फिर तो आपको वही करना है, बस फर्क इतना आप उसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये स्लो राइटर के लिए है, लेकिन जो लिख सकते हैं तेज, तो उनके लिए तो बहुत बेटर है। नेक्स्ट इज ऑलवेज राइट करेक्ट नंबर ऑफ आंसर, डू नॉट राइट क्वेश्चन अगेन। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जिस क्वेश्चन का वो आंसर दे रहे हैं, वो उस क्वेश्चन को भी दोबारा से लिखते हैं पेपर से, मतलब कॉपी करके। तो क्वेश्चन मत लिखिए, उससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो आप सिंपल ये लिखिए आंसर नंबर 4। ठीक है, ये नंबर करेक्ट होना जरूरी है। सीधा आप आंसर नंबर से स्टार्ट करिए, आपको क्वेश्चन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नंबर करेक्ट होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, अगर आपको केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, ये वैसे ज्यादातर बीकॉम में कम आता है, ये सीए में ज्यादा आता है। सीए फाउंडेशन के एग्जाम में केस स्टडी की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, मींस आपको एक केस स्टडी दी होती है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में बीकॉम में भी आता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। सपोज हमें ये क्वेश्चन दिया है, केस स्टडी का क्वेश्चन, एक्स फाउंड अ वॉलेट इन अ रेस्टोरेंट। एक्स को एक वॉलेट मिला, वॉलेट को हिंदी में बटुआ बोलते हैं, उसको मिला रेस्टोरेंट में। ही इंक्वायर्ड ऑल द कस्टमर, उसने सारे कस्टमर से पूछा कि ये किसका है, ये वॉलेट किसका है, लेकिन ट्रू ओनर मिला नहीं, पता नहीं चला किसका था। उसने क्या करा, वो मैनेजर को वो वॉलेट दे दिया उस रेस्टोरेंट के, और उसे बोला कि आप तब तक रखो जब तक ट्रू ओनर नहीं मिल जाता इसका। एक हफ्ते बाद वो वापस गया रेस्टोरेंट में ये चेक करने के लिए कि क्या वॉलेट का ट्रू ओनर आया। तो मैनेजर ने बोला कि नहीं आया, तो फिर उसने कहा कि आप वॉलेट मुझे दे दो। तो मैनेजर रिफ्यूज टू रिटर्न बैक टू एक्स, मैनेजर ने मना कर दिया एक्स को देने के लिए, कहा कि ये तुम्हारा भी तो नहीं है, तो तुम्हें क्यों दूं। इन लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैन एक्स रिकवर इट फ्रॉम द मैनेजर। क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर एक्स जो है वो मैनेजर से रिकवर कर सकता है। तो अगर, अब देखो इन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें करना क्या है, इन्होंने सिर्फ एक आपको सिचुएशन दे दी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सीए फाउंडेशन में आते हैं, कई बार बीकॉम में भी आ जाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा ये किस चीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर सपोज आपको 4 मार्क्स का आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। सबसे पहले आप फैक्ट्स लिखोगे। फैक्ट्स क्या लिखोगे आप, इस केस के बारे में लिखोगे, जैसे कि एक्स फाउंड अ वॉलेट इन रेस्टोरेंट, गिव इट टू मैनेजर ऑफ रेस्टोरेंट, आफ्टरवर्ड्स मैनेजर रिफ्यूजेस टू रिटर्न द वॉलेट। आपको पूरा केस नहीं लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ 2-3 लाइन में फैक्ट बताने हैं कि केस के फैक्ट क्या है जो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप प्रोविजन लिख सकते हो या फिर रेलेवेंस, दोनों में से एक ही वर्ड यूज करना है कि किस प्रोविजन के अंडर आता है। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे आपको सेक्शन लिखना है, द फाइंडर ऑफ गुड्स हैव द सेम राइट एज ड्यूटीज
ऑफ बेलीज। फाइंडर ऑफ गुड्स के सेम राइट और ड्यूटीज होती हैं जो कि बेली की होती है। तो ये बेलमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट केस है तो उस केस का नाम भी आपको यहाँ पे देना है प्रोविजन में। ठीक है, अब आ जाओ एनालिसिस। एनालिसिस में आपको बताना पड़ता है कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होती हैं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, अगर किसी को लॉस्ट गुड्स मिलते हैं तो उसके क्या राइट्स और लाइबिलिटीज है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और जो केस अगर आपने जो मेंशन किया है जिसका नाम, उस केस को भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। फ्रॉम द अबव फैक्ट प्रोविजन एंड एनालिसिस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एक्स कैन रिकवर गुड्स फ्रॉम द मैनेजर, की मीन्स एक्स जो है वो गुड्स से रिकवर कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं। सो आई होप आपको आज का ये मेरे जो भी टिप्स हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। सो अगर आपको ये सब समझ आ गया है और आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू।